हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एवरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो सेशन है इसमें 68 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो पुराने वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में 68वें क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए, जो आपका 68वां क्वेश्चन है उसमें नॉर्मली आपको जो सीक्वेंस है उसमें आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे तीन हैं जिनके पहले ना तो 6 हो ना तो ये आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नॉर्मल अगर आप इसमें 1 मिनट भी देंगे तो ये हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ईजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब ये मैच द फॉलोइंग था, इसमें कंट्रीज दी हुई थी और लैंग्वेज। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये एक लिस्टिंग का टॉपिक होता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में आ जाता है ये, कहने को आप इसको ज्योग्राफी का मान सकते हैं। अब देखिए, अब जो भी कंट्रीज हैं तो उसमें आपको इंडिया, पाकिस्तान या जो नॉर्मल कंट्रीज हैं लाइक भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, इनकी जो लैंग्वेज है या इनकी जो कैपिटल है वो तो आपको याद ही है। तो आपको वो सब याद नहीं करनी है। आपको उसमें ऐसी कंट्रीज फिगर आउट करनी है जो भी टोटल हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं कि उसमें कौन सी ऐसी कंट्री या कैपिटल है जिसका जो नाम है या जिसकी जो कैपिटल है वो कंफ्यूजिंग है या थोड़ी सी डिफरेंट है, अटपटी है, जो आपको सुनने में थोड़ी सी वियर्ड सी लगती है। आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप एग्जामिनर होते तो क्या आप उस क्वेश्चन को देते एग्जाम में? तो बच्चा कंफ्यूज होता। सो इस तरीके से आपको सोच के उन कंट्रीज की कैपिटल को पढ़ लेना है एंड उनकी लैंग्वेज को देख लेना है। एंड अगर हो सके तो ये भी देख लीजिए कि उनकी करेंसी क्या है। अब जैसे यहां पे आप देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें डेनिश दिया गया है, डेनमार्क उसके सामने दिया हुआ है। तो ये आप ऑब्वियस है, थोड़ा सा आप मतलब दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि यहाँ डेनिश डेनमार्क हो सकता है, इट कैन बी। उसके बाद में आप डच देखेंगे तो डच, नीदरलैंड, ये भी इजी है, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर है, आपको मालूम है। इसके बाद में मंदारिन चीन, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मंdarin जो है वो आपको पता है कि चाइना की है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ऑब्वियस है। अगर आपने कोरोना वगैरह का देखा होगा तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो भी मंdarin वगैरह और ये पूरा सीन चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जितने भी चाइनीज़ वगैरह हैं वो वापस आ रहे थे, जा रहे थे, वहाँ से मना कर दिया गया था। मंdarin ऑस्ट्रेलिया में बहुत बोली जाती है बिकॉज वहाँ पे चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो ये पूरा न्यूज़ में चल रहा था। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं इस तरह से तो भी आप ये चीज़ यहाँ पे मार्क कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप थाईलैंड की बात करेंगे तो थाईलैंड की भाषा लैंग्वेज नहीं है। सो इस तरह से अगर आपको, अब जैसे थाईलैंड एक बड़ी कंट्री है, बड़ी कंट्री इन द सेंस की पॉपुलर कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। सो थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सो इनका जनरली पता रहता है। तो इस तरह से आपको गेस करना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। अब देखिए, इसमें 4 नदियां हैं। सोन नदी है, हिंडन नदी है, गंडक नदी है, शारदा नदी है। शारदा नदी यू ऑल नो कि शारदा कैनाल है, पूरा कहां से कहां आ रही है। ये आपने देखा होगा जब बरसात का सीजन होता है तो ये सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, यहाँ पे पूरा इतना ज्यादा फ्लड की सिचुएशन रहती है। तो शारदा नदी के बारे में आप जानते हैं, जो लखनऊ के होंगे या रायबरेली के होंगे उनको भी मालूम है कि यहाँ पे पूरे शारदा कैनाल बनी हुई है, लखनऊ में यहाँ से पास होते हुए गई है आगे तक। सो शारदा कैनाल यू ऑल नो। सोन नदी की बात करेंगे, सोन नदी भी है। मिर्जापुर वाला एरिया अगर आप पूरा देखेंगे तो मिर्जापुर के उधर जो साउथ वाला बुंदेलखंड वाला रीजन है तो आपको सोन नदी भी देखने को मिलती है। हिंडन नदी की बात करेंगे तो जितने भी नोएडा गाजियाबाद की तरफ के लोग होंगे या दिल्ली की तरफ के लोग होंगे या अलीगढ़ की तरफ के लोग होंगे, मेरठ की तरफ के लोग होंगे, वो हिंडन नदी से वाकिफ होंगे। सो वो भी ऑप्शन आपको मालूम है। लेकिन जो गंडक नदी है वो आपको पता है कि वो बिहार से रिलेटेड है, वो आपकी यूपी से रिलेटेड नहीं है। सो इस तरह से आप थोड़ा सा गेस कर सकते थे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। उसके बाद में 71 क्वेश्चन जो है, इसमें निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, उसको आपको बताना है। ये नॉर्मल आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन है। इसको आप 1 मिनट भी इसमें लगाएंगे ठंडे दिमाग से तो आराम से आप कर लेंगे। ईजी क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, आप देखेंगे 72 क्वेश्चन में विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू। अब इसमें भी सिंपली आप पाइप लगा देंगे, मतलब जैसे जिस तरह से तार होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो भाई पाइप में ही तो पानी बहेगा ना, उसके बाहर तो बहेगा नहीं। तो सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन था, तुरंत पढ़िए, तुरंत मार के आंसर आगे बढ़िए। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने जब पहले मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है या जो एनर्जी का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चाहे आपकी प्राइमरी एनर्जी हो, चाहे कॉमर्शियल एनर्जी हो, चाहे आपकी नॉन कॉमर्शियल एनर्जी हो या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हो, और उसमें स्पेशली मैंने आपको बताया था कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है एंड इस बार भी अगर आप यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये पेपर 2021 का है, लेकिन देखिए 2 साल बाद भी उसी सेम टॉपिक से, उसी सेम थीम से क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो ये होती है वैल्यू इंपॉर्टेंट थीम की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो मैंने आपको शेयर किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या जो मैंने आपको वीडियो में बना के बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनकी गारंटी होती है, ये टॉपिक आयोग आपको खुद दे रहा है, इनकी गारंटी है। मैं कोई आपको चीज पर्सनली ऐसे दूंगा या कोई कोचिंग में आपको कोई चीज मिलेगी, गारंटी नहीं है उसकी कोई एग्जाम में आएगी नहीं आएगी। लेकिन जो आयोग की जो पेपर, क्वेश्चन पेपर है, उससे जो चीज आप निकालोगे उसकी आपकी गारंटी होती है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में RO 2023 क्लियर करना है। तो आगे चलते हैं।
14वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें आपको दो फैक्ट बेसिकली दिए हुए थे कि 2023 तक फलाना फलाना चीज, 2030 तक फलाना फलाना चीज। अब देखिए, जितने भी टारगेट बना रखे हैं भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने भी जैसे अगर बना रखे हैं, जैसे कि यूपी सरकार में योगी जी की सरकार ने, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या उनके टारगेट का क्या क्या ईयर है। जैसे फाइलेरिया को खत्म करने की बात है, मलेरिया को खत्म करने की बात है, टीबी को खत्म करने की बात है, या इसी के जैसा ये हो, जैसे आपने देखा था कि ये था कि 2022 तक हम किसानों की इनकम को डबल कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी टारगेट बनाए जाते हैं केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा या आपकी स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता रहेगा तो आप उसमें यही, अगर आपने वो पढ़ा होता ढंग से, तो आप उसमें ये मार्क कर ले जाते हैं यहाँ पे आराम से कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में, यानी कि इंडियन रेलवे के कंटेक्स्ट में क्या टारगेट निर्धारित किए गए हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, अगर आपने नॉर्मली भी पढ़ा है। जैसे स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एडुटेरिया में मिल जाते हैं। एडुटेरिया में अगर आप देखेंगे तो एक पूरा पेज होता है और उसमें कम से कम नहीं तो 50-60 इस तरीके के टारगेट दिए होते हैं, हर छोटा बड़ा दिया रहता है। अब उसमें आप फिल्टर कर लो कि यार क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा कायदे से पढ़ लो। या जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई अगर टारगेट वगैरह है कि हमें इतने समय तक जीडीपी इतनी पहुंचानी है, या हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, या हमें परचेसिंग पावर पैरिटी में हमें इस नंबर पे आना है, इस तरीके के कुछ अगर टारगेट हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ लिया करिए, वो आपको तुरंत बेनिफिट करेगा। ये भी इजी टू मॉडरेट है, ये भी टफ किसी भी एंगल से नहीं है। इसके बाद में बात करें कि मुगल बादशाह के दौरान नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, मुर्शिद कुली खां। देखिए, अगर इसमें आप नॉर्मली अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हो या मॉडर्न हिस्ट्री की कोई भी नॉर्मल किताब आप पढ़ेंगे, उसमें आपको सिंपली जो क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर आपने पीवाईक्यू भी पहले से कर रखे हैं, आरओ यूपीपीसीएस या बीईओ के पुराने, मतलब जो भी 15-20 सालों के अगर पीवाईक्यू आपने अगर यूपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कराए गए अगर आपने उनके कर रखे हैं, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था एंड इट कम्स अंडर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी। ये टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में बात करेंगे 76 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से दो स्टेटमेंट आपको दी गई थी एंड इसमें बताया था कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीन प्रमाण वगैरह मिले हैं। एंड इसमें जो आपको क्या क्या मिला था, जौ मिला था, धान मिला था, क्या मिला था। देखिए, अगर आप यूपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी पुरानी साइट्स हैं जहां से कोई सिक्के मिले हैं, कोई अगर आपको मान लीजिए एग्रीकल्चर के कोई आपको अवशेष वगैरह मिले हैं, कोई ऐसी चीज मिली है, कोई रेमनेंट्स मिले हैं, या अगर मान लीजिए स्केलेटन वगैरह मिला है, तो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे नर्मदा वैली है, तो नर्मदा वैली में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इसी तरीके से स्टेट वाइज आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये यूपी का एग्जाम है, आप समझिए यूपी का एग्जाम है, आरओआर का एग्जाम है, तो इसमें आपको पता है कि वो यूपी स्पेशल पे फोकस करता है। तो यूपी की हिस्ट्री, यूपी की पॉलिटी, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी के जो मिनरल्स हैं, यूपी का जो इन्वायरमेंट है, यूपी के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यूपी के जो नेशनल पार्क हैं, उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिए। देख लीजिए कि हाँ भाई, दुधवा जो है वो कब एक्चुअल में बना था, उसको कब इन्होंने फाइनली वो किया था, कि कब अधिसूचित किया था। तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन से कथन सही है। देखिए, इसमें दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक तो आपको गन्ने के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर एक दिया गया है कि गन्ने उत्पाद में सबसे बड़ा हब है यूपी, एंड उसके बाद में दूसरा दिया गया है कि भारत का जो उच्चतम दूध उत्पादक है, यानी कि जो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, वो यूपी है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल, मैंने आपको पहले बताया, यूपी स्पेशल पर आरओ में स्पेशल फोकस एक रहता है। अब इसमें भी उन्होंने जो दो कमोडिटी दी हैं, जो दो चीज़ों जिनके बारे में बात की जा रही है, वो दूध और गन्ना है, यानी कि शुगर केन एंड मिल्क। इन्होंने बहुत कोई छोटी चीज़ नहीं पूछी है, इन्होंने ऐसी चीज़ पूछी है जो कि बहुत पॉपुलर है एंड जिसके बारे में हमेशा बात चलती रहती है। जैसे गन्ना है तो उसके एमएसपी वगैरह की बात चलती रहती है, कभी बढ़ाया गया, कभी कम किया गया, कभी उसको बराबर रखा गया। या इसी तरीके से अगर आप बात करें दूध की, मिल्क की, तो मिल्क की हमेशा बात चलती रहती है कि हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, इंडिया में उसका क्या स्टेटस चल रहा है। सो यूपी जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, तो इस वजह से इंडिया में बहुत इसकी वैल्यू है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाता है कि हाँ सबसे नंबर 1 पे कौन है। एंड इंडिया में अगर यूपी नंबर 1 आ रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो देखिए, वो जो चीज़ पूछ रहा है आयोग, जो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा है, वो देखिए उसमें भी वो बड़ी चीज़ पूछ रहा है। बहुत से लोग होते हैं वो हर चीज़ पढ़ रहे हैं, दूध तो पढ़ ही रहे हैं, दूध के साथ में वो और दूध और गन्ने के अलावा जितनी भी छोटी छोटी जितने भी चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर की, वो सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं। वो नहीं करना है आपको देखना है कि हाँ जो इंपॉर्टेंट है आपको वो पढ़ना है, तो आपको फिल्टर करना आना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक अगर यूपी के बारे में पढ़ रखा है तो ये जो क्वेश्चन है ये आप आराम से कर ले जाएंगे, ये भी इजी टू मॉडरेट है। इसके बाद में बात करें 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तिरुपति। देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने जब पहला या दूसरा वीडियो बनाया था यही एनालिसिस का, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आरओ के एग्जाम के लिए स्पेशली जितनी भी स्मार्ट सिटी से रिलेटेड न्यूज हुआ करे, इन्फॉर्मेशन हुआ करे, करंट में अगर कोई चीज हुआ करे, कोई सर्वे हुआ करे, तो उसको अच्छे से तैयार कर लिया करिए। इसके साथ में मैंने अमृत एंड हृदय का भी आपको बताया था। तो ये देखिए स्मार्ट सिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। अब जिस साल ये पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को आरओ का, उस साल और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, लाइक बहुत सारे सर्वे हुए थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकली थी, बहुत सारी इंडेक्स निकली थी, लेकिन उसने क्या पूछा? उसने वही चीज पूछी जो उसका फोकस एरिया है, जो उसकी थीम है, स्मार्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं।
79 क्वेश्चन है कि इसमें देखिए आपको इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी वही सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एंड आपको पता है कि ये मिसलेनियस में आता है, ये लिस्टिंग में आ जाता है एंड इसमें आपको देश और उसकी राजधानी बतानी है। अब देखिए इसमें उसने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या इस तरीके की ऑस्ट्रेलिया ऐसी नॉर्मल कंट्रीज का उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने ऐसी कंट्रीज का पूछा है जिसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि उन्होंने एंटीगुआ दे दिया है, एंटीगुआ और बरबुडा, साथ में डोमिनिका दे दिया है, उसके बाद में उन्होंने अल सल्वाडोर दे दिया है और बहामास दे दिया है। सो बहामास का नक्शा आप जान जाएंगे, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर भी आप एक बार गेस कर जाएंगे, लेकिन आप जो असली कंफ्यूजन आपको जो होगा वो होगा आपको डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो में एंड एंटीगुआ और बरबुडा में। सो इस तरीके की जो हैं कुछ जैसे जो साउथ अमेरिका के आसपास की कंट्रीज हैं या जो आपकी साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की जो कुछ कंट्रीज हैं उनकी स्पेशली देख लीजिए, और कुछ जो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है आपका, इस ऑस्ट्रेलिया वाला जो पूरा रीजन है ओशिनिया वाला, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके आसपास में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जैसे फिजी है, सुवा है और इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, आप उसमें देखेंगे जैसे मार्शल आइलैंड्स वगैरह है। सो उन सबकी इस जो कैपिटल है वो स्पेशली देख लीजिए, जिनके नाम थोड़ा सा अटपटे हैं, थोड़े से अजीब हैं, सुनने में आपको लगता है कि अरे कठिन से नाम है, वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको सारी कंट्री से नहीं पढ़ना है, फिल्टर करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। कहीं पर भी आपको अगर मिल रहा है कि 200 की 200 कंट्रीज दे दी हैं और उसमें आपको वो रटवा रहे हैं कि नहीं सारी कंट्री कैपिटल पढ़ लो, मत करो, वो चीज़ बेवकूफ़ी है करना, स्मार्टली पढ़ो। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ पाओ, फिल्टर करो। आगे चलते हैं। 80वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि यानी कि लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्यूबा, जावा, सुलावेसी एंड मिंडानाओ 4 ऑप्शन थे, इसमें मिंडानाओ वाज द राइट आंसर। देखिए अगर आपने कोई भी स्टैटिक जीके की बुक पढ़ी है, लाइक आपने स्पीडी पढ़ी है, ल्यूसेंट की कोई आपने अगर फैक्चुअल पढ़ रखी है या आपने अगर मान लीजिए अरियन पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा ईजिली। स्पेशली जो स्पीडी की बुक है उसमें तो ये बहुत आपको सामने ही एक लिस्टिंग बना करके उसमें ये क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है। मतलब उसने जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में कि अरे साउथ कोरिया को क्या कहते हैं, जापान को क्या कहते हैं, उगता हुआ सूरज यानी कि जो है उसको वो क्या कहते हैं, इस तरीके से जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो उसने नहीं पूछा। उसने थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि लैंड ऑफ प्रॉमिस किसको बोलते हैं, वादे की भूमि। तो इस तरीके से आपको जो कंट्रीज वगैरह को जो टाइटल दिए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसमें भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज है उसका थोड़ा सा ना पढ़िए, क्योंकि वो ऐसा नाम होता है जो जनरली बहुत ही ऑब्वियस होता है या पता होता है। लेकिन जो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम या जिनके टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट है एंड वो सुनने में इतना नहीं आती है, उनका थोड़ा कायदे से पढ़ लीजिए, बिकॉज वो आपसे छूट सकता है अगर एग्जाम में आएगा तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के फिल्टर करके पढ़ना है। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए 81 क्वेश्चन है, उसमें देखिए आपको भारतवर्ष में जो अधिनियमों के नाम है, सिंपल घटना चक्र आप उठाइए, एनवायरमेंट की घटना चक्र उठाइए, उसमें आपको ये चारों एक्ट मिल जाएंगे। इसमें जो फॉरेस्ट वन संरक्षण वाला जो था, फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला, इसके बाद में जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके बाद जो आपका एयर पॉल्यूशन वाला है और जो वाटर पॉल्यूशन वाला है। चारों एक्ट बहुत ही सिंपल है, कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार पिछले 5-6 सालों में एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हर साल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, चाहे आप यूपीपीएससी पेपर उठा लीजिए, चाहे आप आरओआरओ का उठा लीजिए, चाहे आप आरओआरओ मीन्स उठा लीजिए या कोई और आप पेपर उठा लीजिए यूपीपीएससी का, ये क्वेश्चन आपको अक्सर रिपीट होते मिल जाता है। आगे चलते हैं। 82वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें आपको सिंपली 4 आर्टिकल दिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें देखिए इसमें आपको सिंपली आर्टिकल पूछा गया है। अगर आपको मेन आर्टिकल्स याद हैं, अगर आपको पता है कि आर्टिकल 249 में क्या है, 250 में क्या है, 252 में क्या है, 253 में क्या है, तो आराम से ये क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। एंड आप देखो इसमें उसने जो ऑप्शन दिए हैं आर्टिकल 249, 50, 52, 53, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वही दिए हैं। उसने सारे आर्टिकल नहीं दे दिए हैं कि कोई भी रैंडमली ऐसे उठा दिया हो। ये आर्टिकल एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की पावर से रिलेटेड है, कोई किसी चीज से रिलेटेड है, कोई इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर ने और आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको इसी तरह से पकड़ना आना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। सब चीज नहीं पढ़नी है, सब चीज पढ़ोगे हर चीज में कंफ्यूजन होगा फिर, और उतना एग्जाम में रिटेन नहीं कर पाओगे। आपको वहां पे क्वेश्चन सही मार्क करना है, और वो तभी कर पाओगे जब आपने कम पढ़ा होगा लेकिन सॉलिड पढ़ा होगा और रिवाइज उसको 10 बार किया होगा। अगर आपने अच्छे से उसको रिवाइज नहीं किया तो आप फंबल कर जाओगे। आगे चलते हैं। 83वां क्वेश्चन जो है, इसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। बेसिकली उन्होंने वही जो बिमल जलान मैंने आपको पहले बताया है कि आरबीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उससे हमेशा ही 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं एंड उसमें भी जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड स्पेशली इधर 3-4 सालों से बिमल जलान जो हैं उन पर बहुत ही स्पेशल फोकस है यूपीपीएससी का, उनसे रिलेटेड जो किताबें वगैरह है वो अक्सर पूछ लेता है। इस बार भी अगर आप यूपीपीएससी 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें देखिए एक बुक बिमल जलान की जो है वो पूछी गई थी, और ये 2021 का पेपर है आरओआर का, उसमें बिमल जलान की एक बुक पूछी गई थी। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ आपको कोई और बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जो पीवाईक्यू है उसको ढंग से कई बार पढ़ें, अच्छे से आंसर भी मालूम होना चाहिए और जो उसके ऑप्शन है वो भी मालूम होना चाहिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं उस पर भी शेयर करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने कभी मेरा वीडियो पहले नहीं देखा हो, आपको कुछ अगर हेल्प मिलती हो वीडियो से, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आपकी 84 क्वेश्चन है वो ये है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। अब इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, देखिए इसका तो आंसर झारखंड है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तमरिया के साथ साथ और भी कई सारी ट्राइब्स होती हैं जिनके नाम इसी से मिलते जुलते होते हैं। जैसे एक होती है सहरिया, इसी के तरीके की 2 और होती हैं और उनके सबके स्टेट अलग अलग होते हैं।
जैसे कोई यूपी में पाई जाती होगी, कोई राजस्थान में पाई जाती होगी, कोई झारखंड में पाई जाती होगी। तो आपको इस तरीके के जो कंफ्यूजिंग नाम हैं, जैसे तमरिया, सहरिया, तो इस तरीके के नाम में आपको स्पेशली देखना है कि भाई झारखंड में है कि एमपी में है कि यूपी में है कि राजस्थान में है। जो ट्राइब्स के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो एक पेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का। पिछले 10 सालों से 15 सालों से लगातार अपने एग्जाम्स में एक क्वेश्चन वो ट्राइब से पूछते चले आ रहे हैं। हर एक साल छोड़ करके ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होता है। तो आपको स्पेशली एमपी, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ की आपको स्पेशली जो भी जनजातियां वगैरह हैं उनके बारे में, ट्राइब्स के बारे में आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। देखिए अब ये क्वेश्चन टफ था। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली ऐसे किसी बुक में, किसी सोर्स में ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ था, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। तो आपको ये अपने ऊपर भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैंने जो बेसिक सोर्सेज हैं वो मैंने किए हैं, और जो बच्चे हैं उन्होंने भी बेसिक सोर्सेज ही किए हैं। तो वो लोग भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो। इस क्वेश्चन को फालतू में अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हो अटैम्प्ट करने के बाद, तो फिर आप उन लोगों से कहीं ना कहीं या तो बराबर आओगे या पीछे हो जाओगे। इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। एंड आपको अपनी नॉलेज पर, अपनी जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, पढ़ा है आपने, उस पर आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा कि नहीं मैंने जो तैयारी की है उसी में से आएगा एंड उसी में से आ रहा है, मैंने सफिशिएंट तैयारी की है, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। सो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जिबूती आचार संहिता जो थी, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, वो किससे रिलेटेड है। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत भी ओवरऑल अगर करंट अफेयर्स में ढंग से चीज़ें पढ़ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मोटा मोटा अगर आपको मालूम है कि क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, कहीं अगर किसी कंट्री में कोई अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लेकर के कहीं हंगामा चल रहा है, कहीं पर अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो वहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, श्रीलंका में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग, या अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ चली, तो आपको मोटा मोटा का आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअल में इशू क्या है। जैसे आपने अगर गौर किया हो यूपीपीएससी में इस बार 2023 में और उसके पहले भी 2022 में लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, लगातार ब्रिटिश पीएम से रिलेटेड। तो उनका फोकस वही है, वो और किसी का नहीं पूछ रहे हैं, ना ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहे हैं, ना यूएस का पूछ रहे हैं, वो ब्रिटिश पीएम से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। उनकी कैबिनेट से रिलेटेड या उनकी जो पार्टी है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पूछ रहे हैं, या तो उनके इलेक्शन से पूछ लेंगे या किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड पूछ लेंगे। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को पकड़ना आना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि नाइजर रामतिल की जो फसल होती है वो एक तेल की फसल होती है। ठीक है, ये तो आपको ही पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ रामतिल की फसल है तो वो तेल की फसल होगी। तिल से तिल का जो तिल के बीज होते हैं उनसे निकाला जाता है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितने % पाई जाती है। देखिए अब ये टफ क्वेश्चन है, एकदम प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने कहीं पर पढ़ा है कि उसमें 37 से 47% होती है तो आप मार्क कर ले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप तुक्का लगाएंगे, ऐसे ही नॉर्मल गेसिंग करेंगे, गेस वर्क करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जो आर्थिकी है उसमें आपको देखने को मिलता है। अगर आपने डीपली आर्थिकी को पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने डीपली उसको नहीं पढ़ा है आर्थिकी को और आप सिर्फ रैंडम किसी और सोर्स के पीछे भागते रहते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको श्योरली आता हो तभी अटेम्प्ट करें, वरना ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। इसके बाद में देखिए जो 88वां क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन से 3 से भिन्न है। अब इसमें दिशा दिया है, कंपास दिया है, सुई दिया है, चुंबक दिया है, यानी कि डायरेक्शन, कंपास, नीडल एंड मैग्नेट। सिंपल ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में तुरंत आपके दिमाग में जो स्ट्राइक कर जाएगा इसका आंसर, तुरंत उसको आप मारिए, आगे बढ़िए। इजी टू मॉडरेट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाला है या बहुत कोई टफ चीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है, मतलब उसमें भी ऑड वन आउट है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, JR6 दिया है, RV3 दिया है, EK5 दिया है, DG2 दिया है। इसमें आप सिंपली क्या करिए कि अगर आप बिल्कुल ही रीजनिंग में आपको कुछ ना आता हो तो जब भी कभी आप एग्जाम देने जाया करिए, एग्जाम में जब आपको OMR वगैरह मिल जाए उसके बाद में अपना जो रफ वर्क होता है, स्पेशली जब इस तरीके से आपको पेपर मिले तो पीछे उसमें अल्फाबेट सारे लिख लिया करिए। लाइक जो पूरी आपकी जो ABCD है पूरी आप लिख लीजिए। एंड उसके बाद में जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो तुरंत उसमें देखिए कि भाई अगर A और D दिया है तो उसके बीच में कितने अल्फाबेट्स का गैप है, अगर D और F दिया है तो उसके बीच में कितने का गैप है, अगर Q और R दिया है तो उनके बीच में कितने का गैप है। इस तरीके से आप करोगे तुरंत आपके दिमाग में जो कोड होता है, जो ट्रिक होती है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि उसमें या तो पैटर्न एक फॉलो हो रहा होगा, लाइक कभी +2 फॉलो हो रहा होगा, कभी +4 फॉलो हो रहा होगा, कभी -2 -4 फॉलो हो रहा होगा। इस तरीके से कोई ना कोई जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा होगा। और यूपीएससी के एग्जाम्स में अगर आप फोकस करोगे तो आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर कुछ सेट हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वही फॉलो होते हैं। लाइक कभी कभी आपको स्क्वायर दे देगा, कभी कभी क्यूब दे देगा, कभी कभी आपको प्लस माइनस दे देगा, कभी कभी आपको एक दूसरे के अपोजिट में जो होंगे वो दे देगा कि आगे से चौथे पे कौन है, पीछे से चौथे पे कौन है। इस तरीके के कुछ पैटर्न रहते हैं। तो जब आप बेसिक इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप कर ले जाओगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। जो 90वां क्वेश्चन है वो ये है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। लाइक ब्रूनी, तिमोर लेस्ते, मलेशिया,